बच्चों नमस्ते। अब आपको हम पढ़ाएंगे सेना बलबन का, जो आपको पढ़ा रहे थे आपको कि बलबन ने जो है राज की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए इसने क्या क्या किया, और राजत्व सिद्धांत जो आपको बता रहे थे, इसमें हमने आपको बताया कि सुल्तान ने किस तरह से दरबारी व्यवस्था में बदलाव किया था, किस तरह से हिंदू किसानों और विद्रोह जो हुआ था उसका दमन करके शांत कराया था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि 40 गुलामों के दल का या तुर्कान चिहलगानी का उसने नाश करवाया था, क्योंकि ये लोग जो है प्रशासन के में बहुत ही हस्तक्षेप करने लगे थे इसलिए। और अयोग्य सुल्तानों के समय में कठपुतली बना करके शासन कार्य खुद अपने हाथों में ले लेते थे, इसलिए बलबन ने इन चीज़ों का इन सारी जो समस्याओं का निराकरण करवाया। अब है चौथा जो हम आपको बताएंगे, सेना का पूर्ण गठन। यानी कि इसमें यह बताएंगे कि दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव के चलते बलबन ने सेना को अपने शासन का मूल आधार समझा था, और एक शक्तिशाली सेना का गठन करना उसने बहुत ज़रूरी समझा था, क्योंकि इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित जो परंपराएं थी, बीच में जो सारे विद्रोह हुए थे आपको जैसे हमने बताया, उनके बच्चों ने जैसे रज़िया के खिलाफ जो किया था वो भी आपको बताया था। उस समय सारी जो है सेना व्यवस्थाएं जो है अब शिथिल पड़ गई थी। इस सेना का पूर्ण रूप से गठन करना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए सबसे पहले बलबन ने सेना की संख्या में वृद्धि की। केंद्रीय सेना में जो दीवान अर्ज, जिसको रक्षा विभाग कहते हैं, उसकी अध्यक्षता में रक्षा विभाग का जो मंत्री होता है उसको दीवान अर्ज कहता है, इसको दीवान अर्ज कहते हैं। उसकी अध्यक्षता में केंद्रीय सेना रखी गई और बड़ी संख्या में योग्य और स्वामी भक्त सैनिक अधिकारी नियुक्त किए थे। दीवान अर्ज के पद पर इमादुल मुल्क को नियुक्त किया था, जो सुल्तान का बहुत ही विश्वास पात्र अधिकारी था। इमादुल मुल्क जो है वो एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति था, और सेना की भर्ती, अनुशासन और सैनिक सज्जा पर विशेष ध्यान देता था। तो इस तरह से उसने सेना में सेना के नवजीवन का नव संचार करने का संकल्प किया, और बलबन ने ऐसा किया। अब जो आगे पढ़ेंगे, प्रशासनिक उपाय और शासन संगठन। जिस समय बलबन सिंहासन पर बैठा था उस समय जो मतलब समस्त जो नौकरशाही वर्ग था वो स्वेच्छाचारी हो गया था। सुल्तान का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, और बलबन ने सिंहासन पर बैठने के बाद कठोर नियमों को लागू किया, ताकि इस वर्ग पर उसका नियंत्रण स्थापित हो सके। सुल्तान के प्रति ये जो वर्ग है निष्ठावान और आज्ञाकारी बन सके। इसलिए वो अधिकांश जो सरकारी विभाग थे उसकी नियुक्तियाँ वो खुद करता था या उसकी अनुमति से की जाती थी। यह जो मतलब जो तथ्य है वो उसका बरनी भी बखान करता है। अब जो है समस्त नौकरशाही व्यवस्था पर उसका कड़ा नियंत्रण था। प्रांतीय गवर्नरों और अपने प्रांतों में गवर्नरों को अपने प्रांत में घटने वाली घटनाओं का ब्यौरा, मतलब विस्तृत ब्यौरा तैयार करके ये रिपोर्ट सुल्तान को देनी पड़ती थी।
गवर्नरों के आर्थिक मामलों पर वजीर के विभाग वजारत का भी पूर्ण नियंत्रण रहता था। उसने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि उसके किसी भी अधिकारी के हाथ में बहुत अधिक शक्ति न आ जाए, इसलिए उसने वजीर से उसके सैनिक और आर्थिक अधिकार छीनकर उसके पद का महत्व कम कर दिया। अब जो आगे हम बताएंगे आपको बलबन की गुप्तचर व्यवस्था। बलबन की गुप्तचर व्यवस्था क्या थी? बलबन एक विश्वसनीय और निष्ठावान गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था बलबन ने, और प्रत्येक सरकारी विभाग और प्रांतों में जो है विश्वसनीय गुप्तचर या बरीद को नियुक्त किया था, ताकि प्रांतों में होने वाली घटनाओं और अमीरों तथा राज्य कर्मचारियों के क्रियाकलापों के बारे में नियमित रूप से सूचनाएं सुल्तान के पास भेज सके। बलबन इन गुप्तचरों की नियुक्ति में बड़ी सावधानी बरतता था। उसके चरित्र और ईमानदारी और स्वामी भक्ति की जांच के पश्चात ही गुप्तचर के पद पर अच्छे और योग्य गुप्तचरों को नियुक्त किया था। यदि कोई गुप्तचर अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन नहीं करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। उदाहरण के लिए हम बताएं कि बदायूं के जो एक बरीद था, इसको मतलब बलबन ने सूली पर चढ़ाया था, क्योंकि उसने वहाँ के गवर्नर मलिक बकबक द्वारा अपने नौकर को पीट कर मार दिए जाने की सूचना बलबन को नहीं भेजी थी। तो इस वजह से बलबन उस पर वो गुस्सा हुआ था और ऐसी सजा दी थी। तो इस प्रकार से बलबन ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मतलब बहुत हद तक गुप्तचर व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था। अब जो आगे हम जो पढ़ाएंगे, जो उसके समय में एक तुगरिल क्या विद्रोह किया था और मंगोल नीति जीत हुई, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।